गुड मॉर्निंग एमसीएल। दोस्तों नमस्कार। मैं आपका होस्ट दिग्विजय जीत बहादुर पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वेबिनार रेवोल्यूशन टू मेक इंडिया ग्रेट अगेन एपिसोड 127 में। दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त हैं। दोस्तों एक महत्वपूर्ण सूचना, यह वेबिनार टेलीविजन प्रसारण की तरह है। आप मुझे देख और सुन सकते हो, मैं आपको देख और सुन नहीं सकता। दोस्तों आप सभी से निवेदन है, कृपया करके अपना इंटरनेट कनेक्शन और नेटवर्क चेक कर लें। अपने साथ पानी की बोतल, पेन और एक नोटपैड रखें ताकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज के इस वेबिनार में डिस्कस है उसे नोट डाउन कर सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं एमसीएल प्रोजेक्ट वीडियो के साथ। नमस्कार, मी कुशल बद्रिके. मला फारच भारी वाटलं. मला मला मुळात असं वाटतं की इथे प्रत्येक गोष्टीचा इतका विचार केला गेलाय. ती कशी नॅचरल असावी, ती कशी ऑर्गॅनिक असावी, असा प्रत्येक गोष्टीमध्ये विचार केला गेलाय. म्हणजे अगदी झाडांच्या कुंड्यांपासून तुम्ही एंटर केल्यापासून तुमच्या लक्षात येतं. इथे एसी फ्लोअर नाहीये. तरी सुद्धा इथे गरम होत नाही, कारण इथे भरपूर ऑक्सिजन देणाऱ्या वेली लावलेल्या आहेत. नमस्कार, मी भाऊ कदम. ते सगळं ऑर्गॅनिक बनतं, जे आता गरजेचं आहे आपल्याला आणि जे खूप महाग आहे बाहेर. आम्ही आता जेवलो, सगळं ऑर्गॅनिक फूड होतं, उत्तम फूड होतं, उत्तम चव आणि किमती सुद्धा आपल्याला परवडतील अशाच आहेत आणि खूप छान आहे. तुम्ही एकदा भेट द्या, तुम्हालाही आवडेल. माझी आजी कायम असं म्हणते की मुंबईची दवा आणि गावची हवा एकच. तर ह्या गावात तुम्हाला असं फूड मिळेल की त्याच्यामुळे तुम्हाला मुंबईचं औषध खाण्याची गरज लागणार. एन कॅफे, अर्थ ओन कॅफे हे नावच इतकं आवडलंय की खऱ्या अर्थाने जपण्याचा आपण प्रयत्न करतोय निसर्गाला. आणि महत्वाचं म्हणजे रोजगार उपलब्ध झाला गावाला. आज गावची मुलं मुंबईत कामासाठी जातात आणि तिथे तुटपुंजा जो काय पगार मिळतो, अर्धा पगार त्यातच जातो, खर्च होतो. पण आज आपल्याच गावात राहून आपलीच माणसं इथे काम करतायत आणि आपल्याच माणसाच्या हातून हे प्रोडक्ट तयार होतंय. इवन फूड सुद्धा आमचीच गावची माणसं बनवतात आणि ते सुद्धा ऑर्गॅनिक. ते मला असं वाटतं की ही एक वेगळ्या प्रकारची क्रांती आहे. जशी हरित क्रांती होती तशी आता सेंद्रिय खतं वापरून ऑर्गॅनिक फूड निर्माण करणं किंवा चांगलं अन्न लोकांना मिळणं ही एक वेगळ्या प्रकारची क्रांती आहे, ज्याची सुरुवात एमसीएलने केली आहे. एम कॅफेला माझ्याकडनं खूप खरंच अगदी मनापासून शुभेच्छा आहेत. दोस्तों अब बढ़ते हैं हम अगले चरण की ओर, जो कि है प्लेज मिशन विजन। दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि आप सब मेरे साथ भी दोहराएं। एमसीएल के लिए शपथ। मैं दिग्विजय जीत बहादुर पटेल मीरा क्लीन फील्ड्स लिमिटेड का सदस्य हूं और अपने पूरे होश आवास में हमारे संगठन के मिशन को और विजन को हासिल करने में
इसे सफलता दिलाने की शपथ लेता हूं। मैं एमसीएल के प्रत्येक सदस्य के साथ अपने परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार करूंगा और एमसीएल में कभी भी किसी भी सदस्य के साथ उसकी जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, संप्रदाय, बोली, शैली, मत और सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अक्षमता के आधार पर भेदभाव नहीं करूंगा। मैं संगठन के मिशन को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा और अपने संगठन को समृद्ध बनाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि संगठन की संस्कृति की रक्षा करने के लिए सभी कर्तव्य एवं जिम्मेदारियों को पूरी अखंडता, योग्यता और समर्पण के साथ पूरा करूंगा। मैं हमेशा एमसीएल के प्रमुख मूल्यों, नीति संहिता और आचार संहिता का पालन करूंगा और उसके खिलाफ किसी भी तरह के गलत आचरण के लिए हर कार्रवाई के लिए तैयार रहूंगा। मैं न्यायोचित आदेशों का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करने और काम में किसी भी तरह के चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहने का वादा करता हूं। विजन। विजन 2030 तक भारत को ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। लक्ष्य एमसीएल एक ऐसी मूल श्रृंखला विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो ऊर्जा, पर्यावरण और आम लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। बुनियादी मूल्य। नवाचार। कुछ नया करना है तो पुराने तौर तरीकों से काम करना बंद करें। पर्यावरणवाद। अगर पर्यावरणवाद के हित में सोचना कोई सिद्धांत है तो इससे बेहतर सिद्धांत दूसरा नहीं हो सकता। देशभक्ति। यह केवल भावना की बात नहीं बल्कि देशवासियों की सेवा की योग्यता करने की बात है। नैतिक आचार संहिता। हम अपने व्यवसाय में निष्पक्ष, ईमानदार, पारदर्शी रहेंगे और हम केवल सही काम करेंगे भले ही कोई भी आसपास ना हो। जिम्मेदारी। हमें जो काम सौंपा गया है उसके लिए हम 100% उत्तरदायी होंगे और साथ ही साथ हम अपने ग्राहक, कर्मचारी, सदस्य, पूर्तिकार और सामुदायिक सहित सभी हितधारकों के प्रति उत्तरदायी होंगे। अनुराग। हम अपने कार्य को मन लगाकर पूरे ध्यान के साथ करेंगे ताकि हमारे उत्पादन, हमारे नवीनीकरण, हमारे परिचालन और व्यवसाय के काम में सबसे ऊंचा मानदंड और गुणवत्ता का पालन हो सके। आदर। अपने सभी हितधारकों के प्रति हम हमेशा विनम्र और भरोसेमंद बने रहें ताकि अपने हर चरण में अपनी प्रगति कर सके। मानवता। हम अपने व्यवहार से यह दिखलाएंगे कि हमारा एक ही धर्म है, मानवता की सेवा। आचार संहिता। हमारे एमसीएल के मिशन को हासिल करने के लिए एमसीएल से जुड़े हर व्यक्ति को आजीवन इस आचार संहिता का पालन और प्रचार करना चाहिए। गोपनीयता अनुरक्षण। एमसीएल आपको बहुमूल्य जानकारी सिखाती है और बांटती है। उस गोपनीय जानकारियों को अपने परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों सहित किसी भी व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। आपको जो डिजाइन, ड्राइंग और दस्तावेज बताए और दिए गए हैं उन्हें किसी भी व्यक्ति के साथ बांटने के लिए ईमेल ना करें और ना ही इसकी फोटोकॉपी तैयार करें। जितना जल्दी हो सके घमंड करना छोड़ दें। हमेशा शांत, विनम्र और सभ्य बने रहें। आलोचना, बुराई और परिवाद करना बंद करें। एमसीएल समुदाय में किसी भी तरह की व्यक्ति के बारे में बुरी बातें ना करें। एमसीएल के हितधारकों के बीच हर तरह के आर्थिक व्यवहार को लेकर हमेशा पारदर्शी बने रहें। याद रखें कि हमेशा धनराशि आपके द्वारा किए गए कष्ट की प्रतिफल होगी। किसी भी प्रकार के प्रतिस्पर्धी कारोबार, एमएलएम, धर्म या राजनीति को बढ़ावा देने वाली बातों की हमारे समुदाय में बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। समय निष्ठा सफलता की कुंजी है। एमसीएल समुदाय द्वारा बुलाई गई हर बैठक के लिए सभी को समय पर उपस्थित रहना चाहिए। ज्येष्ठ और वरिष्ठ जनों के लिए आज्ञाकारी रहें। समुदाय के साथी, सदस्य, कनिष्ठ और महिलाओं की सुरक्षा करें। आपके साथ हर व्यक्ति को सुरक्षित महसूस होना चाहिए। वास्तविक और निष्ठावान प्रशंसा करें। हमेशा अपने आसपास के लोगों को उनके सकारात्मक गुणों की आवेशना के माध्यम से प्रेरित करें और उन गुणों के बारे में सार्वजनिक रूप से प्रचार करें। समुदाय के साथी सदस्यों पर नजर रखें। यदि कोई भी सदस्य नियमों का उल्लंघन करता हुआ नजर आता है तो कृपया करके इसे लिखित रूप से प्रशासन की जानकारी में लाने से ना हिचकिचाएं। उल्लंघन करने वालों को सख्ती से दंडित, निलंबित, निष्कासित किया जाएगा। थॉट ऑफ द डे। इंसान की सफलता उसकी हार या जीत से नहीं बल्कि उसकी सोच से पता चलती है। मान ली तो हार, ठान ली तो जीत। जी हाँ दोस्तों, वैसे ही आज के आने वाले
स्पीकर ऑल द वे फ्रॉम पुणे डिस्ट्रिक्ट। और इनके बारे में बताऊं तो इन्होंने अपने आप को और अपने परिवार सहित एमसीएल को समर्पित किया है और कई सारी चुनौतियों का सामना कर डट के मुकाबला किया है। किसी और कसम खा ली कि हम एमसीएल का साथ जिंदगी पर नहीं छोड़ेंगे, आखिरी सांस तक पूरी जी और लगन से देंगे। तो बुलाते हैं ऑल द वे फ्रॉम मावल तालुका, नारी शक्ति ऑफ एमसीएल, मिसेस श्रीकांत संगीता श्रीकांत कंदारे। ओवर टू यू मैम। धन्यवाद दिग्विजय सर, मुझे इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष एक प्रेरणादायक व्यक्ति की कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, किरण मुजुमदार शॉ। किरण मुजुमदार भारत की सबसे सफल महिला एंटरप्रेन्योर में से एक है। वे बायोकॉन लिमिटेड की संस्थापक और चेयरपर्सन था तथा भारत को बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वैश्विक पहचान दिलाने वाली एक प्रमुख हस्ती है। किरण मुजुमदार का जन्म 23 मार्च 1953 को बेंगलोर में हुआ। उनके पिता एक ब्रू मास्टर थे, जिनसे उन्हें विज्ञान, अनुशासन और परिश्रम की प्रेरणा मिली। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से फार्मेंटेशन साइंस में पढ़ाई की, जहां वे अपने बैच की एकमात्र महिला थी। कई बार उन्होंने केवल महिला होने के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। 1987 में उन्होंने बायोकॉन नामक की कंपनी की शुरुआत केवल एक छोटे से गैरेज और 2 कर्मचारियों के साथ की। शुरुआत में उन्हें अनेक कठिनाई का सामना करना पड़ा। बैंक रेंट देने को तैयार नहीं थे और ना ही लोग उन पर विश्वास कर रहे थे, लेकिन उन्होंने आत्मविश्वास, मेहनत और दृढ़ निश्चय ने धीरे धीरे उनकी कंपनी को सफलता की ऊंचाई तक पहुंचाया। आज बायोकॉन एक अंतरराष्ट्रीय बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, जो कैंसर, मधुमेह और अन्य गंभीर बीमारियों की दवाएं बनाती है। उनकी कंपनी का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं, बल्कि समाज को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वस्थ सेवाएं प्रदान करना है। उन्होंने मुजुमदार शॉ कैंसर सेंटर की स्थापना की, जिससे गरीब और जरूरतमंद लोगों को कम खर्च में बेहतर इलाज मिल सके। ये सिद्ध करता है कि वे केवल एक सफल व्यवसायी नहीं, बल्कि एक संवेदनशील समाज सेवी भी है। किरण मुजुमदार को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए अनेक राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए हैं, जिनमें प्रमुख है 1989 को पद्मश्री, 2005 पद्म विभूषण, 2014 पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है, यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। निष्कर्ष के रूप में किरण मुजुमदार का जीवन हमें ये सिखाता है कि यदि व्यक्ति आत्मविश्वास, कठोर परिश्रम और समाज के प्रति जिम्मेदार हो, तो एक महिला भी पूरे विश्व को बदलने की क्षमता रखती है। धन्यवाद सर। अभी हमारे नेक्स्ट स्पीकर है, जिनका जन्म मुंबई में हुआ है और पले बड़े हैं। पुणे से मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई की है। हैदराबाद से मैनेजमेंट की डिप्लोमा प्राप्त किया है। पिछले 32 वर्ष से मुंबई में अपना स्वयं का व्यवसाय कर रहे हैं। वर्तमान में वो पूरी तरह से एमसीएल के मिशन और विजन को समर्पित है। अब मैं बुलाना चाहती हूँ श्री राजेश सिंह सर। ओवर टू यू सर। थैंक यू संगीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा इंट्रोडक्शन देने के लिए। और बहुत ही प्रेरणादायक कहानी आपने बताई किरण जी की। कोई भी एक सफल व्यक्ति बनता है तो कहीं न कहीं वो कठिनाई से गुजर के ही एक इतिहास रचने की दिशा में काम करता है। तो वैसे ही एमसीएल है, जो कठिनाइयों के दौर से गुजरते हुए अब समय आ गया है कि शुरुआत करने की, जो कि इतिहास रचने की दिशा में शुरुआत होने जा रही है इसकी। राजेश सिंह, बधुई उत्तर प्रदेश से। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सभी एमएसएस, सीई, एमपी और फार्मर्स और जितने भी चैनल पार्टनर्स हैं, सभी लोग का इस फोरम में स्वागत है। मैंने एक आकलन किया है कि एमसीएल अब एक इतिहास रचने की दिशा में कार्य करने की शुरुआत कर रही है।
तो एक इसका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, ये मेरी परिकल्पना मैं आप लोग के सामने रखना चाहता हूँ। आज जरूरत है उस स्ट्रेटेजी की जिससे कि एमसीएल तेजी से आगे बढ़ सके। और डॉक्टर श्याम गुलाब से मेरी चर्चा होती है तो उनके मन में भी एक विचार है कि हम ये जो देरी से शुरुआत कर रहे हैं, तो मात्र एक साल में हम तेजी से काम करते हुए इन सालों को कैसे हम जो है जल्द से जल्द जो है ना भरपाई के रूप में कर सके। यस, शुरुआत इसकी होने जा रही है। तो इसके लिए हमें विजन, अलग अलग क्लस्टर की जरूरत है, फाइनेंस और एग्जीक्यूशन की जरूरत है। अगर मैं एमसीएल की अगर बात करूं तो यह कंपनी नहीं बल्कि एकमात्र ऐसा जो है कंपनी है जो तेल आधारित व्यवस्था को कृषि आधारित जो है व्यवस्था में बदलने जा रही है और ऊर्जा के अंदर भारत को स्वावलंबी बनाने की दिशा में कार्य करेगी। और ये सब होगा हमारे किसान द्वारा। और किसान जो है केंद्रित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, ये परिवर्तन के आंदोलन के लिए एक मुख्य स्वरूप है। और ये मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ मास्टर स्ट्रेटेजी की अगर बात करें तो इसका उद्देश्य है एक सिस्टमेटिक एग्जीक्यूशन में बदलना, एक बड़े नेटवर्क को एक दिशा और गति देना। और हर हर स्तर पे, चाहे हमारे नेशनल हो, स्टेट हो या जोन या हमारे डिस्ट्रिक्ट या ग्राउंड लेवल पे हमारे जो है ना, जो सेंट्रल इंटरप्रेन्योर केंद्रीय उद्योजक होंगे, तो उसको जो है कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे लाने की जो है कोशिश करेंगे। यह एक स्ट्रेटेजी स्थिर नहीं है, यह एक लिविंग स्ट्रेटेजी सिस्टम है जिसको हम जिएंगे। एंसल विजन मिशन या कोर बिलीफ की अगर बात करूं तो उनका विजन पहले दिन से ही जब मैं इसमें जुड़ा तो उनका नॉर्थ स्टार था। नॉर्थ स्टार का मतलब क्या था उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा मैं। जैसे कि इनका था कि स्वच्छ ऊर्जा का निर्माण करना, पर्यावरण का संरक्षण करना, किसान और आम लोगों को सशक्त करना। और ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और ये पहले दिन से लेकर अब तक कभी बदला नहीं और ये कभी बदलेगा। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल दें, अगर गूगल की बात करें तो उनका नॉर्थ स्टार क्या है? विश्व की जानकारी को सुलभ कराना। टाटा ग्रुप की बात करें तो उनका नॉर्थ स्टार है नेशनल बिल्डिंग विद ट्रस्ट। तो वैसे ही एमसीएल का नॉर्थ स्टार है मेरी पहले दिन से ही। और कहीं ना कहीं इसको 100% जो पूरा करेगी एकमात्र कंपनी करेगी वो एमसीएल करेगी, वो है किसानों को उत्पादक नहीं उद्यमी बनाना, तेल आधारित व्यवस्था को कृषि आधारित व्यवस्था की ओर परिवर्तित करना और हर तहसील को आत्मनिर्भर बनाना। और ये कहीं ना कहीं जब भारत भारत देश जब आर्थिक व्यापार जब करता था तब कहीं ना कहीं नंबर 1 इसीलिए था क्योंकि यही व्यवस्था पहले थी। और इसी चीज को एमसीएल फिर से दोहराएगी। मिशन की अगर बात करें तो किसानों की आय को स्थिर करना। और वो स्थिर कैसे होगा? उसके बहुत स्रोत से होगा कि एक इनकम नहीं, हमको उनको अनेकों इनकम देंगे और यह काम एमसीएल करेगी। स्थानीय संसाधनों की अगर बात करें तो इससे हम अस्थायी ऊर्जा और उद्योग खड़ा करेंगे। तहसील के स्तर पर रोजगार, उत्पादन और मूल्य संवर्धन करेंगे। हमारा कोर बिलीफ है कि भारत की असली ताकत जो है वो किसान, भूमि और जल संसाधन है। और इन सब चीजों का उपयोग करके भारत देश कहीं न कहीं समृद्ध, संपन्न और नंबर 1 बन सकता है। एक सेंट्रलाइज ऑयल इकोनॉमी जो अस्थिर है उसको डिसेंट्रलाइज एग्रीकल्चर क्लस्टर इकोनॉमी में भविष्य में, इसी में भविष्य हमारा है। स्ट्रेटेजी या आर्किटेक्ट की अगर बात करें तो ओवरऑल फ्रेमवर्क कैसा हो सकता है, तो मैंने इसको 4 लेयर में बदला है जो एमसीएल इस चीज को कर सकती है। पहला है विजन लेयर, कि हमें क्यों करना है, इसके बारे में मैं अभी जिक्र किया मैंने। तो ये हमें पता है कि हम ये जो है ना विजन हमारा क्या है। क्लस्टर की अगर बात करें तो ये हमें बनाना होगा, जैसे कहाँ और किसके साथ करना है। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हम हमारे पास लगभग 1200 तहसील, 7000 एमवीपी हैं। तो हमें पता है कहाँ करना है, किसके साथ करना है। फाइनेंशियल ईयर की अगर बात करें तो कैसे टिकेगा, हाउ इट सस्टेन। तो डॉक्टर श्याम दुल्लभ ने इसकी संपूर्ण व्यवस्था की जो उन्होंने कहा है। बस शुरुआत करने की देरी है, तो 100% सभी को बिलीव होगा और जल्द ही शुरुआत ये होने जा रहा है। एग्जीक्यूशन लेयर की बात करें तो जमीन पे कैसे उतरेगा। यकीन मानिए डॉक्टर श्याम दुल्लभ ने इसकी रूपरेखा ग्राउंड लेवल पे टोटल बना ली है और इसकी शुरुआत अब होने जा रही है। क्लस्टर बेस्ड स्ट्रेटेजी जो बैकबोन है एनसीएल का, अगर ये देखें तो हमने काफी होमवर्क ऑलरेडी कर लिया है, सिर्फ ये शुरुआत करने की देरी है। मेरी हिसाब से क्लस्टर क्या होगा कि जैसे एक क्लस्टर में हम जो है ना 8 से 15 तहसीलों का एक समूह बनाएंगे जो समान फसल पैटर्न होता है और समान जलवायु होता है और 50 से लेकर 100 किलोमीटर की जो लॉजिस्टिक दायरा होगा। हम ये कह सकते हैं कि एक जोन में डिवाइड कर देंगे। तो जोन के अंदर जो है ना लगभग देखो कि इस तरह का एक तरह का हम काम कर सकते हैं और इस तरीके से जो है ना हम काफी चीजें काम कर सकते हैं। जैसे कि हम जो फीड स्टॉक क्लस्टर की अगर बात करें, जैसे गोबर है, नेपियर घास है, पराली है, कृषि अवशेष है, तो एक तरह के जो है ना ये हर क्लस्टर में अवेलेबल होंगे और इन सब चीजों के ये हम अलग अलग क्लस्टर बना के एनसीएल को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एनर्जी क्लस्टर में हम बायो सीएनजी, बायोकोल, बायोमास पावर और बायो फर्टिलाइजर इस चीज की शुरुआत करने जा रहे हैं।
प्रोसेसिंग क्लस्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एमएसपी के ढेर सारे प्रोजेक्ट। उसके अंदर हमारे होंगे डेयरी, फूड प्रोसेसिंग, ड्राइंग और वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन के लगभग 1,000 से ज्यादा जो है हम जो है ना प्रोजेक्ट एमएसपी के अंदर कर सकते हैं, जो छोटे से लेके बड़े बड़े स्केल के हो सकते हैं। तो इन सब चीजों की हम शुरुआत कर सकते हैं। मार्केट क्लस्टर, हम जो प्रोडक्ट बनाएंगे तो बेचेंगे कहाँ कहाँ। तो जरूर ये कहीं ना कहीं शहर में हम बेचेंगे तो शहर की गैस उपभोक्ता जो हमारे एलपीजी को रिप्लेस करेंगे वो हो सकते हैं। स्टील, सीमेंट, डाइंग प्लांट, एनटीपीसी, इंडस्ट्रियल बॉयलर्स, खाद ऊर्जा के ऑफटेक। ऑफटेक मतलब हम उनसे एग्रीमेंट कर सकते हैं। ग्राम पंचायत और वार्ड, लगभग डॉक्टर श्याम गुलाब ने जो कहा है केंद्रीय उद्योगों की परिकल्पना की है, वो हर ग्राम पंचायत और वार्ड के अंदर 5,000 परिवारों की जिम्मेदारी वो संभालेंगे। ये हमारे मार्केटिंग के क्लस्टर्स हैं अलग अलग। वन क्लस्टर वन कोर कोर प्रोजेक्ट प्रिंसिपल, ये मैंने जो परिकल्पना की है कि कोई भी प्रोजेक्ट शुरुआती दौर में होंगे, जैसे प्राची मैम कहती हैं कि हमारे जो 19 प्रोजेक्ट उन्होंने अनाउंस किए थे, तो वो हमारे जो है ना ये रेवेन्यू इंजन होंगे जो मैक्सिमम प्रॉफिट देंगे। हर बड़ी संस्था के अंदर देखोगे नहीं तो जो ढेर सारे जो उनके जो है ना अलग अलग क्लस्टर में काम करते हैं, लेकिन कोई एक क्लस्टर होता है जो सबसे प्रॉफिटेबल होता है। मगर अमेजोन की अगर बात करूं तो जिसमें AWS है, जो जो है अमेजोन वेब सर्विस है, जो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है। वैसे रिलायंस का पेट्रोकेमिकल, टाटा ग्रुप का TCS। तो वैसे ही हम भी शुरुआत करेंगे एक एंकर प्रोजेक्ट की जो हमारे रेवेन्यू इंजन होंगे। अगर बात करूं तो मेरा प्रिय विषय है बायोकोल। बायोकोल के अंदर गैसीफायर के ऊपर मैंने बहुत वर्कआउट किया है। इसमें कस्टमाइज गैसीफायर मैं बना के दूंगा जिसमें कि बायोकोल का इस्तेमाल होगा। और ये अलग अलग क्लस्टर के अंदर जो है ना अलग अलग चीजें मैं उनको करूंगा। तो ये मेरा ग्रोथ ग्रोथ इंजन होगा, ये रेवेन्यू इंजन होगा हमारा, जो हमारे लिए एक मॉडल बनाएगा। ये वन क्लस्टर वन ग्रुप जो हमेशा प्रॉफिटेबल रहेगा। और इसी की सहायता के लिए 2 से 3 एलआईडी यूनिट रहेगा और एक फार्मर्स एग्रीगेशन रहेगा, सिस्टम रहेगा, जो हमारे पास ऑलरेडी एक्टिव है। तो ऑलरेडी इसकी तैयारी हमने कर ली है। टारगेट सेटिंग एक फ्रेमवर्क के तरह हमें करना है, जो डॉक्टर श्याम गुलाब ने कहा है कि हमारे पास विजन क्या है 3 साल का। तो ऑलरेडी हमारे पास 1200 से ज्यादा तहसीलें हैं, 35 लाख से किसान हमारे जो है ना ये एफपीओ के माध्यम से हैं। और लगभग ये हम पहला जो टारगेट है 3 साल का वो है 18 लाख करोड़ का हम कर सकते हैं। और जैसे डॉक्टर श्याम गुलाब ने कहा था कि हमारे पास लगभग 15,000 के ऑलरेडी जो है सीईओ आज की तारीख में उपलब्ध हैं। कहीं ना कहीं हम वो जो है ना इकोसिस्टम वैल्यू बनाएंगे और लगभग हमारा टारगेट होगा अगले 3 साल के दौरान कम से कम, ज्यादा ले जाना है लेकिन 18,000 से ज्यादा हम जो है सीई नियुक्त कर सकते हैं। और लगभग सभी को जो है ना हमें 100 करोड़ का व्यापार जो अगले 3 सालों के दौरान करना है। यकीन मानिए अगर अगले 3 साल में हम जो है ना ये टारगेट कंप्लीट करते हैं तो हम इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनेगी। और यही हमें रुकना नहीं है, अगले 8 से 10 सालों के अंदर वर्ल्ड के नंबर 1 कंपनी बननी है। तो ये लगभग हम 2.5 लाख ग्राम पंचायत जो इंडिया में है और लगभग उसको 6 गुना टारगेट हम पहुंचाते हैं, लगभग 600 करोड़ का जो टारगेट पकड़ते हैं। तो लगभग ये लगभग 15,000 लाख करोड़ का जो है ना ये हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो यस, हम वर्ल्ड के नंबर 1 कंपनी बन सकते हैं। हम एनुअल टारगेट पकड़ के चलते हैं तो जो है 50 नए क्लस्टर हमें जो है इसकी हमें तैयारी करनी होगी, जिसमें कि ऑलरेडी हमने पहले साल ही 25 सीएनजी और 200 बायोकोल और 1,000 से अधिक एमएसपी के प्रोजेक्ट, लगभग की प्रत्येक जो तहसील जो आज की तारीख में 1 साल के अंदर सभी के वहां कोई ना कोई प्रोजेक्ट लगेगा। डिपेंड करते हैं कि वो कितने तैयार हैं। एमसीएल इस चीज के लिए तैयार रहेगी और ये हम काम करने वाले हैं। और कैश पॉजिटिव ऑपरेशन हमारे होंगे, ऐसा ऑपरेशन जो हमें बाहर से पैसा मांगने की जरूरत नहीं है। हम जब इस चीज की शुरुआत करेंगे एक जो प्लानिंग के साथ, तो वो उसी में से पैसा कमाएगा और अपना जो है ना खुद जो है चला सकेगा उसको प्रॉपर। थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं कि मान लो जो मैंने इसके बारे में अभी तक चर्चा की, नॉर्थ स्टार का मतलब होता है दिशा, जो ऑलरेडी जो है एनसीएल कंपनी ने तय कर लिया है। एंकर प्रोजेक्ट की बात करें तो कमाई की मशीन। कैश पॉजिटिव ऑपरेशन की बात करें उस मशीन का रोज सही तरीके से चलना। तो ये हमने जो संक्षेप में इस चीज के बारे में बताया। हमारे पास क्वार्टरली टारगेट होना चाहिए, जिसमें से कि 10 से 12 क्लस्टर की ऑनबोर्ड पे जाना चाहिए। 3 से 4 प्रोजेक्ट फाइनल क्लोजिंग की होनी चाहिए और टारगेट हमेशा आउटकम आधारित होना चाहिए, एक्टिविटी आधारित नहीं होना चाहिए। फाइनेंस स्ट्रेटेजी की अगर बात करें तो हमारी ये सस्टेनेबिलिटी इंजन है। फाइनेंस की अगर बात करें तो हम प्रमोटर या स्ट्रेटेजिक इक्विटी जो है के माध्यम से ला सकते हैं, बैंक या इंस्टीट्यूट या डेप्ट के माध्यम से ला सकते हैं, जो डॉक्टर श्याम गुलाब ने इस चीज के लिए पहले से तैयारी करके रखी है। और ये जब एक बार शुरुआत होगा तो लगातार चलते रहेगा और आप लोग को भी शुरुआत होने के बाद 100% विश्वास होगा कि अभी हमें फाइनेंस की चिंता नहीं करनी है। हम जब शुरुआत करेंगे तो हम गवर्नमेंट की सब्सिडी ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, सही तरीके से करके उसको भी हम प्राप्त कर सकते हैं। प्लस ऑफटेक बेस्ड एडवांस ले सकते हैं
अगर प्रॉपर हम एग्रीमेंट करेंगे, LOI साइन करेंगे और हमको एश्योरेंस देंगे, तो हम वहां से भी जो कहीं ना कहीं फाइनेंस की व्यवस्था कर सकते हैं। और आप सभी को मालूम है कार्बन क्रेडिट पॉइंट्स और ESG क्रेडिट क्रेडिट पॉइंट्स ये हमें बहुत ही अच्छे इनकम सालाना दे सकते हैं। फाइनेंशियल प्रिंसिपल की अगर बात करें तो हमारा प्रोजेक्ट HPV मॉडल होना चाहिए, जैसे स्पेशल पर्पस व्हीकल, जैसे कि अलग अलग क्लस्टर है। अब हम बहुत से नए क्षेत्र में भी काम करेंगे, तो हमें क्या करना होगा कि एक HPV मॉडल बनाना होगा। एक प्रोजेक्ट, एक कंपनी, एक SPV। अगर उस प्रोजेक्ट के अंदर कोई लाभ हानि होती है तो उसको प्रॉपर जो है ना हम CMA डाटा के माध्यम से जो प्रॉपर जो है मॉनिटरिंग करेंगे। अगर प्रोजेक्ट में कहीं अगर नुकसान हो रहा है तो कहीं कि हम उसको रोक सकते हैं, या प्रॉफिट हो रहा है तो उसको उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इस तरीके से जो है हम जो है ना कई प्रोजेक्ट को एक मजबूत बैंक वित्तीय जो है कहानियां में बदल सकते हैं। कैश फ्लो अकाउंटिंग प्रॉफिट, मुनाफा दिख रहा है पर जो है पैसा नहीं है, तो बिजनेस खतरे में है। तो इसका भी हम जो प्रॉपर मॉनिटरिंग करके जो है आकलन करेंगे और उनसे चीजों को कंट्रोल करेंगे। डेट सर्विस फर्स्ट, अगर हमारी इनकम होती है तो हमारे कुछ कमिटमेंट पहले होते हैं, हमें पहले क्या करना चाहिए। तो जरूरत है हमारे अगर जो है ना जहां से हमने ऑलरेडी फंड्स लिए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको जो है ना अगर EMI के रूप में कुछ पैसे चुकाने हैं तो पहले चुकाएंगे, या ब्याज चुकाना है तो पहले चुकाएंगे। जिससे क्या होगा, हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं हमको आगे चल के पैसा हमेशा लगातार मिलता रहेगा अनेकों नए प्रोजेक्ट के लिए। एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी, ग्राउंड रियलिटी, आज एनसीएल में जरूरत है ग्राउंड लेवल पे सर्वे करना और मेरिट पे काम करना। और ये एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी हमारी हो सकती है कि अगले 90 दिनों में हम क्या करने वाले हैं। 90 दिनों के अंदर हम बात करें तो फार्मर के साथ मीटिंग करके हम हर हर क्लस्टर में जो भी काम करने जा रहे हैं, तो हम जो है फीड स्टॉक को लॉक कर सकते हैं कि हमें कितना जो है बुआई करनी है, कच्चे माल कहाँ से आएंगे, इन चीजों की तैयारी करनी है। और हमें लैंड का आइडेंटिफिकेशन करना है कि हम MSP प्रोजेक्ट, बायोकोल या बायोसीजी प्रोजेक्ट किसके लिए जा रहे हैं। इस तरीके से लैंड का फाइनलाइजेशन हो जाएगा पहले महीने। दूसरे महीने स्ट्रक्चरिंग, हम HPV या FPO फॉर्मेशन हम प्रॉपर करेंगे। ऑलरेडी FPO हमारे पास फॉर्मेशन है और HPV के माध्यम से हम प्रॉपर तरीके से उस चीज को क्लिक कर सकते हैं। हर प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास DPR होना चाहिए, प्रॉपर फाइनेंशियल क्लोजर होना चाहिए, और वो प्रॉपर हम तैयारी करके इस चीज की शुरुआत करेंगे। तो ये काम ये सेंट्रलाइज यूनिट करेगा और इस चीज को आगे लेके जाएगा। थर्ड मंथ है हमारा एग्जीक्यूशन, और ये होगा टेक्नोलॉजी ऑर्डर। जो हमें जो है अप्रूव टेक्नोलॉजी है उसी चीज को हम यूज करेंगे और उसको जो कंस्ट्रक्शन करके पायलट प्रोजेक्ट की जो है तरफ लेके जाएंगे, जो हमारा HPV जो है मॉडल के तहत होगा। अब आते हैं टेक्निकल और टेक्नोलॉजी स्ट्रेटेजी के माध्यम से। कोर प्रिंसिपल, ओनली प्रूवन टेक्नोलॉजी हम जो है ना इस्तेमाल करेंगे कि हमें प्रॉफिट होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए, हम रिस्क नहीं ले सकते, तो हमें प्रूवन टेक्नोलॉजी को हम यूज करेंगे। और सेंट्रलाइज वेंडर इम्पैनलमेंट हमारे हमारे पास होगा, जिससे कॉस्ट कटिंग होगा, जिससे कि हमको जो है ना बेनिफिट होगा। तो अब जो भी हमारे पास जो वेंडर्स के जो भी रहेंगे तो ये कॉमन रहेंगे और वो जो है हमारा सेंट्रलाइज यूनिट करेगा। और जब चालू होगा तो हमें AMC और स्किल ट्रांसफर के माध्यम से हम जो है ना इस चीज को हमारे रिस्क को मिनिमाइज करेंगे। सेंट्रल टेक्निकल सेल, DPR जो हमारे होंगे वो जो है ना स्टैंडर्ड होंगे, सभी इंडिया में एक तरह के होंगे। और परफॉर्मेंस को हम प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करेंगे और फेलियर केस को एनालाइज करेंगे। कहीं 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 भी अगर हम फेल होते हैं इसको प्रॉपर हम डे टू डे, वीकली या मंथली बेसिस पे इसको एनालाइज करेंगे और कहीं बदलाव की जरूरत है तो बदलाव भी करेंगे। मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी, एनसीएल का ब्रांड पोजीशन की अगर बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जहां किसान, ऊर्जा और उद्योग एक साथ आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से हम जो है ना इस चीज को ब्रांडिंग के लेवल पे कर सकते हैं। मार्केटिंग लेवल की अगर बात करें तो फार्मर्स का ट्रस्ट बिल्डिंग हमें बहुत जरूरत है, और इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस हम प्रॉपर तरीके से अगर प्रॉफिट देते हैं तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस हम जीत सकते हैं और आगे के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फंडिंग हमारा अविरल चलता रहेगा। बायर्स रिलायबिलिटी, हम क्वालिटी प्रोडक्ट उनको डिलीवर करेंगे, समय पे डिलीवर करेंगे तो उनकी रिलायबिलिटी हमारी 100% बढ़ेगी। और जो हमारी चीजें होंगी वो होंगे लाइव प्रोजेक्ट्स, डैशबोर्ड और सक्सेस स्टोरी। और हर क्षेत्र में हम सफलता को जो है ना कहीं के फ्रंट पे लेके आएंगे, इस चीज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और इन सब चीजों के लिए बहुत जरूरत है समय समय पर जो है ना हमें जितने भी पीपल लीडरशिप और मोटिवेशन स्ट्रेटेजी हम प्रॉपर बनाएं। ये ऑर्गेनाइजेशन पिरामिड की तरह है, जैसे कि डॉक्टर शाम गुलर ने इसके बारे में चर्चा की है कि हमारे पास नेशनल कोर टीम होना चाहिए, मैनेजमेंट कमिटी होनी चाहिए हमारे पास, और स्टेट लीडरशिप होना चाहिए, और फिर जोनल हेड जो क्लस्टर लेवल पे जो है उनका ओनरशिप रहेगा, और हमारे फिर डिस्ट्रिक्ट तहसील लेवल पे, और अंत में जो है ना हमारे CE केंद्रीय उद्योजक रहेंगे। ये ऐसे व्यक्ति रहेंगे जो संसाधनों और मैकेनिज्म को फील्ड पर गांव और हर जगह पे उतारने का काम, तेजी से इस चीज को रफ्तार देने का काम करेंगे। मोटिवेशनल मॉडल, इस पे सबसे अच्छी बात क्या है कि डॉक्टर श्याम गुलर ने बहुत ही आसान कर दिया है कि जो ऑनरशिप जो होना चाहिए सभी का। तो इसमें देखा होगा हमारे किसान भी इसके अंदर कहीं ना कहीं जो है ना भागीदार है, हमारे प्रॉपर्टी शेयरिंग है उनके पास,
प्लस हमारे सीई हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी इक्विटी के रूप में दे रहे हैं, जो प्रॉफिट शेयरिंग करे 20%। तो बहुत अच्छी बात है कि सबसे बड़ा मोटिवेशन है पैसा, और कहीं ना कहीं वो जो है ना उनको प्रॉफिट शेयरिंग में 20% जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जो इसके अंदर हिस्सेदार होंगे। और समय समय पर हम जो है ना प्रोग्राम्स करते रहेंगे उनको जो है ना मोटिवेशन का, और उसके अंदर रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन, उनको जो है ना रिवॉर्ड और रिवॉर्ड लगातार मिलते रहेंगे, और इन सब चीजों के लिए प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी रहेगी, और हमारा जो ग्रोथ और पर्पस ये हमेशा जो है रहेगा। केवल पैसा ही नहीं, मिशन बड़ा हो, किसान की समृद्धि, ऊर्जा ऊर्जा की स्वतंत्रता, और भारत को कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की तरफ ले जाना, ये हमारा ये मोटिव रहेगा। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑन गवर्नेंस रिव्यू सिस्टम, हम वीकली हर क्लस्टर का रिव्यू करेंगे, मंथली फाइनेंशियल रिव्यू करेंगे, क्वार्टरली स्ट्रेटेजी रिव्यू करेंगे, और इस चीज को लगातार जो है कहीं बदलाव की जरूरत है बदलाव भी करते रहेंगे। गवर्नेंस की बात करें तो हर व्यक्ति का जो है ना इसमें क्लियर रोल रहेगा, जीरो टॉलरेंस फॉर नॉन परफॉर्मेंस के लिए रहेगा, फास्ट कोर्स करेक्शन, मतलब त्वरित दिशा सुधार, कहीं कुछ गलतियां नजर आ रही है तो हम उसको तुरंत उसके अंदर सुधार करेंगे, कि गलत दिशा या कमजोर परिणाम दिखते ही तुरंत रणनीति, प्रक्रिया और संसाधन बदल देंगे। फेल फास्ट नहीं, करेक्ट फास्ट हमें करना है। रिस्क मैनेजमेंट मिटिगेशन, के लिए कच्चे माल की जरूरत है, तो फीड स्टॉक ये कहीं कहीं रिस्क हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म फार्मर्स के साथ एमओयू करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे, तो हमारे जो लाइन होना चाहिए। डॉक्टर श्याम गुल्लक ने एक दो नहीं 3 स्रोतों से ये पैसा ला रहे हैं, जिसके माध्यम से मेक श्योर ये लगातार शुरुआत होगी, तो लगातार ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमारे नहीं रहेंगे। टेक्नोलॉजी फेलियर, हमारे पास प्रूवन टेक्नोलॉजी, हम इस चीज को लेके जब चलेगा तो इसको एएनसी के माध्यम से हम जो है पीपल रिस्क, जैसे मैंने बताया कि ऑनरशिप और अकाउंटेबिलिटी, इन सब चीजों का रहेगा, जिसके माध्यम से जो है ना हमें जो लोगों का रिस्क नहीं रहेगा, हमारे पास लोग जुड़ेंगे, तो हमारा जो उद्देश्य इतना बड़ा है तो 100% जो है ना वो रिस्क हमारे पास कम नहीं होगा, उस जो है तरीके से चलते रहेगा। एनसीएल की फिलोसफी क्या है? एनसीएल व्यक्ति नहीं सिस्टम से चलेगा, और सिस्टम विजन से, और विजन जो है मूल्य से चलेगा, और कहीं कि किसी भी मूल्य से जो है समझौता डॉक्टर श्याम गोलक ने कभी नहीं किया है। यह जो मैं बता रहा हूं डॉक्यूमेंट, ये एनसीएल के हर निर्णय, हर निवेश, हर व्यक्ति को रेफरेंस पॉइंट, जो हर व्यक्ति रेफरेंस पॉइंट होगा। दूसरी पारी का शुरुआत करने जा रही है, और यहां से एनसीएल की दूसरी पारी की शुरुआत होती है। यह पारी सफाई देने का नहीं, यह पारी साबित करने की है, यह खड़ा करने की है। यह पारी नारों का नहीं, नंबर, नक्शे और नतीजों की है। पहली पारी में क्या था? विचार था, विश्वास था, बलिदान था, सीख दी। दूसरी पारी में रणनीति होगी, वॉर रूम होगा, क्लस्टर होंगे, कैश फ्लो होगा, ग्राउंड पर चलती हुई मशीनें होंगी। दूसरी पारी का चरित्र है कि अब कोई कह रहा है या नहीं चलेगा, या तो कर रहा है, अब कोई ऊपर नहीं होगा, अब समय भावनाओं का नहीं, निर्णय और डेडलाइन का है। दूसरे जो है इनिंग्स की अगर मैन्युफैक्चर की बात करें तो यहाँ एनसीएल की दूसरी पारी से शुरुआत होती है, और जो है यह पारी इतिहास लिखने की है। यह पारी सफाई देने की नहीं, यह पारी साबित करने की है। यह पारी भावनाओं की नहीं, यह पारी निर्णय सिस्टम और परिणाम की है। विचार अकेला काफी नहीं होता, भीड़ से ज्यादा जरूरी सिस्टम होता है। भरोसा शब्दों से नहीं, काम से बनता है। बिना एक्शन के विजन बोझ बन जाता है। इन सीखों के साथ पहली पारी समाप्त होती है, और दूसरी पारी में व्यक्ति नहीं सिस्टम सबसे ऊपर होगा, पद नहीं जिम्मेदारी की कीमत होगी, भाषण नहीं डेटा बोलेगा, वादे नहीं डेडलाइन चलेगी। या तो आप कर रहे हैं या तो बाहर है आप। नेतृत्व की परिभाषा, एनसीएल में नेता वह नहीं जो सबसे आगे बोली, नेता वह है जो सबसे पहले जिम्मेदारी उठाए, जो संकट में खड़ा रहे और परिणाम तक डटा रहे। अब आसान रास्ते के लिए नहीं निकले हम लोकप्रिय होने के लिए नहीं निकले, हम आवश्यक काम के लिए निकले हैं। अगर यह काम आसान होता तो इतिहास नहीं बनता। अब कहीं ना कहीं ये हमारे कठिनाइयों का दौर बीत चुका है। अब एनसीएल रुकेगा नहीं, अब एनसीएल झुकेगा नहीं। और यहाँ ध्यान रखिए कि हम सभी के पास मौका है। हम जो है ना, ये भारत देश की कंपनी जो है नंबर 1 कंपनी नहीं, पूरे विश्व के नंबर 1 कंपनी बनाएंगे, और ये बहुत बड़ा काम है। और 100% हम 6057 तहसीलों में और 2.5 लाख ग्राम पंचायत में अगले 3 सालों के दौरान अगर कंपनी बन सकते हैं, और हम जो है ना इसी चीज को 6 गुना अगर आगे लेके जाते हैं तो हम वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बन सकते हैं, और यह अपॉर्चुनिटी हम लोग के हाथ में है। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और 100% एनसीएल के ऊपर भरोसा रखिए। जब एनसीएल अब शुरुआत करने ही जा रही है तो 100% इंडिया ही नहीं, विश्व के नंबर 1 कंपनी बनेगी। अब
इस विचारधारा के रचयिता और इसके शिल्पकार, मैं उनको इन्वाइट करना चाहूंगा इस जो मंच पे, जो एनसीएल के एमडी हैं, सीईओ हैं और इसके रचनाकार हैं, और हमारे सपनों को साकार करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा इस मंच पे डॉक्टर श्याम गुलत जी को। आपके अधीन यह स्टेज है। थैंक यू सर। उस मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गुलव फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हो और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और एमसेल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने हार्ट, अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। शुरुआत करते हैं एमसीएल फंडिंग स्टेटस अपडेट के साथ। तो दोस्तों ये बात 100% सच है कि हमने इस फंडिंग का पूरा इंतजाम किया है। आज हमें एमसीएल को इस फेज में जिस फंडिंग की जरूरत है उस फंडिंग का इंतजाम किया है। एमसीएल को अपने विजन मिशन को पूरा करने के लिए और इस फेज में अपने आप को सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में सबसे बड़ी संस्था करके साबित करने के लिए जो काम करना है, जो बिजनेस रोड मैप पूरा करना है, उसकी पूरी तैयारी, उसके लिए फंडिंग की इंतजाम हमने किया है। इस बिजनेस रोड मैप में 200 एमकोल प्रोजेक्ट, 25 एमसीएनजी प्रोजेक्ट और हमारे हर एक उद्योजक के लेवल पे जो सस्टेनेबिलिटी बिजनेस की शुरुआत करनी है, उस पूरे बिजनेस रोड मैप के लिए जो फंडिंग की पूरी तैयारी हमने की है। और इस तैयारी का पहला ट्रांच भी हमें मिल चुका है, उसको वक्त हो चुका है। लेकिन इसके यूटिलाइजेशन के पहले कुछ स्क्रूटिनी, कुछ प्रोसेस अभी बढ़े हैं। और इसका प्रमुख कारण है कि आज की जो इंटरनेशनल लेवल की जो परिस्थिति बनी हुई है, पिछले 6 से 8 महीनों से ये वॉर, ये ड्रग, ये टेररिज्म, इनके चलते चाहे वो इंटरनेशनल मॉनिटरी संस्था हो, इंटरपोल हो, हर तरह के अंतरराष्ट्रीय फंड ट्रांसफर को लेके वो बहुत ही ज्यादा स्क्रूटिनी और चेक लिस्ट उन्होंने तैयार की है। और दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है कि एमसीएल ने अभी जिस लेवल की जो फंडिंग लाई है वो अच्छी खासी है। इनफैक्ट अभी ये जो ट्रांच आया हुआ है वो भी अच्छा खासा है। और इसके मुकाबले में एमसीएल के अभी जो बैलेंस 2 साल हमने क्या किया सब आपके सामने है। हमने पिछले 2 साल कुछ नहीं किया बिजनेस, तो हमारे बैलेंस शीट कम है, कमजोर है, और हम पहली बार फॉरेन से फंड्स ले रहे हैं इतने अच्छे लेवल पे, स्केल पे। तो इसीलिए ये प्रोसेसेस, ये जो चीजें हैं वो थोड़ी सी जरा ज्यादा है, जो अभी पूरी होनी है, ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। और हमारी जो इन्वेस्टर की टीम है वो सभी कायदे कानून को फॉलो करके सब काम कर रहे हैं। ये पहली बार और आखिरी बार होना है। एक बार इसकी फंडिंग की डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होने के बाद, इनफैक्ट ये ट्रांच भी हम अगर सही तरह से इसको इस्तेमाल करने वाले हैं, इसके बाद हम अपने आप को स्थापित करने वाले हैं कि हम इस बिजनेस के लिए इस काम का, इस पैसों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बिजनेस हम खड़े कर रहे हैं, और बहुत अच्छे स्केल में इस पहले ट्रांच में भी हम बिजनेस करने वाले हैं। और उसके बाद ये जो फंडिंग का ट्रांच है ये बहुत ही स्मूथ होने वाला है। इसके बाद ये स्क्रूटीनी वगैरह कभी नहीं होगी, ये पहली बार ही ये सब कुछ हो रहा है। एक बार इस डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत हो गई तो ऐसा समझिए कि ये व्यवस्था ऐसी ही चलती रहेगी। सिर्फ ऐसे ही नहीं, ये एक परमानेंट व्यवस्था होगी। इसका कारण ये है कि सबसे पहले तो ये डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत होने के बाद जब तक ये बिजनेस रोड मैप पूरा नहीं होता तब तक ये चलता रहेगा। जैसे ट्रांच आएगा हम इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांच आएगा और ऐसे चलता रहेगा, और ये बिजनेस रोड मैप हम इसको पूरा करेंगे। लेकिन जैसे ही ये बिजनेसेस पूरे होते हैं उसके बाद इमीडिएटली नेक्स्ट लेवल की फंडिंग के लिए हम एलिजिबल होंगे। और हमारे इन्वेस्टमेंट पार्टनर इतने कैपेबल है कि आने वाले दिनों में हमारा जितना पोटेंशियल है, अगर उस पे हम इस फंडिंग की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं, लोग है वो इंस्टीट्यूशन है। और दोस्तों कहीं परिवार में सभी लोग, यानी आज कुछ लोग अगर नाराज भी होंगे, लेकिन उन सभी लोगों का कहीं ना कहीं आशीर्वाद है, कहीं ना कहीं शुभ चिंतन है, जिसकी वजह से कितनी भी परेशानियां, कितनी भी कठिनाई आई है, लेकिन हमारा काम बहुत अच्छी तरह से हो गया है। अभी देखिए, कुछ लोग नाराज है, लेकिन दिल से, मुझे पता है कि दिल से वो भी दुआ कर रहे हैं, वो भी प्रार्थना कर रहे हैं कि एमसीएल का ये काम जल्द से जल्द हो, फंडिंग की शुरुआत हो और सबका भला हो।
और ऐसे होने वाला है। जैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन होगी वैसे ऑब्वियसली मैं आपको एक एक छोटा सा वेबिनार के जरिए इसके बारे में बताऊंगा, भले ही वो 5 मिनट का वेबिनार हो, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि देखिए डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत हुई है और ये ट्रांजेक्शन हमने किया है, और उसके बाद हम सब लोग मिलकर जिसने जिसने एमसीएल में कंट्रीब्यूट किया है, जो जो एमसीएल में अच्छे दिल से उन्होंने शुरुआत की, उन सबको मिलकर एक नए पर्व की शुरुआत, क्योंकि स्कोप इतना है, आने वाले दिनों में इतना सारा बिजनेस करना है, इतना सारा काम हमारे किसानों के लिए, हमारे देश के लिए करना है, और बहुत सारा प्रॉफिट कमाना है, और मुझे लगता है कि उसका फायदा सबको, तो सबके साथ मिलके हम एक नए पर्व की शुरुआत करेंगे। और दोस्तों मुझे पता है कि आज की तारीख में हमारे परिवार में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा लैक है, कम्युनिकेशन हो नहीं रहा, बहुत सख्त जरूरत है कम्युनिकेशन की एक अच्छी, एक 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 सही एफिशिएंट ऐसे सिस्टम की, एमसीएल की तरफ से लोग हो जो आपके हर चीजों को, यानी आपकी क्वेरी हो, आपके सजेशन हो, इसके बारे में समझे, आपको रिप्लाई करें, एमसीएल की फंडिंग के बारे में, एमसीएल के बिजनेस के एग्जीक्यूशन के बारे में आपको बताएं। ये कम्युनिकेशन सिस्टम का होना बहुत जरूरी है, और ये ना होने के कारण कोई ना कोई प्रॉब्लम, चैलेंजेस खड़े हो रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग इश्यूज है वो बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों अभी तो फिलहाल जितने रिसोर्सेस अभी हमारे में बहुत लिमिटेड रिसोर्सेस, और इनके साथ अभी जो हमारा फोकस बना हुआ है वो हमारी इस फंडिंग के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, लेकिन इमीडिएटली इसके बाद जब इस डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होने के साथ हम लोग जो ऑफिस की शुरुआत करेंगे, उसी के साथ एक बहुत ही स्ट्रांग, एक बहुत ही एफिशिएंट ऐसे कम्युनिकेशन सिस्टम की भी शुरुआत होगी, और इस कम्युनिकेशन सिस्टम में कुछ ऐसे लोग नियुक्त किए जाएंगे जो इस तरह से कम्युनिकेशन हमारे पूरे फैमिली के साथ करेंगे, किस तरह से बिजनेसेस आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह से बिजनेस का एग्जीक्यूशन हो रहा है, आपके क्वेरीज, आपके सुझाव, इन सभी को अच्छी तरह से इनको एड्रेस करेंगे। और ये लोग कोई बाहर से नहीं आएंगे, ये आप में से, यानी हमारे ही घर में से, हमारे ही परिवार में से ऐसे उद्योजक होंगे जिसको प्रॉपरली बाकायदा हम नियुक्ति करेंगे, और जो इस कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छी तरह से एस्टेब्लिश करेंगे। और सिर्फ वो लोग ही नहीं, एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी का उनको सपोर्ट होगा। वो सॉफ्टवेयर है, वो आज एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से रियल टाइम स्टेटस, रियल टाइम बेसिस पे हमारे बिजनेस का, हमारे कंपनी का क्या क्या चल रहा है, कौन से अलग अलग लेवल पे, ये सब हमें पता चल सकता है। तो ये सब चीजें आपके सामने होगी, ये सब स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम अभी आपके सामने होगा। और हमारे परिवार में बहुत सारे ऐसे उद्योजक हैं जिन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है, जिन्होंने अपनी एक पोजीशन बनाई है अपने कार्य से, अपने परफॉर्मेंस से। पिछले 2 साल में बहुत ही संघर्ष का वो टाइम था, ये 2 साल थे, बहुत कठिनाइयां थे। अब इस संघर्ष के दौरान पता भी नहीं था कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला, ये सही होगा, गलत होगा, ये काम होगा, नहीं होगा। फिर भी हर बार, हर प्रॉब्लम में, हर परेशानी में, हर संकट में वो हमेशा एमसीएल के साथ खड़े रहे। कोई भी निजी स्वार्थ नहीं था, कोई खुद के लिए कोई सोच नहीं थी, सिर्फ सोच थी लोगों के लिए, इस एमसीएल के लिए। और ऐसे लोगों ने अपने बहुत अच्छी ऐसी पहचान बनाई, और मुझे बहुत आनंद इस बात का है कि इसमें कई सारी महिलाएं हैं, और ये महिलाएं सभी तरह के एज की है। ऐसी महिलाएं हैं कि जिनके ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां हैं, जिनके बच्चे बहुत बड़े हो चुके हैं, फिर भी हर संकट में हमेशा इस एक कंट्रीब्यूशन दिया है, हमेशा हर चीज में वो एमसीएल के साथ खड़े रहे हैं। और दोस्तों इस नए व्यवस्थापन में तो कभी जैसे ये फंडिंग की शुरुआत हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत होगी, एक नया व्यवस्थापन हम सबके सामने होगा। और इस नए व्यवस्थापन में ये सभी लोग, ये सभी महिलाएं जिन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, एक अपनी एक अलग पोजीशन बनाई है, वो एक अच्छे पोजीशन में ये सब रहेंगे। और ऑफ कोर्स बाकायदा इसके बारे में आपको बताऊंगा, इस नए व्यवस्थापन के बारे में बताऊंगा, और जहां ये सभी लोग जिन्होंने हमेशा एमसीएल का साथ दिया है, ये सभी महिलाएं एक अपनी उचित स्थान पे होगी, इनका एक वो आदर, एक रिस्पेक्ट उनका होगा। आपने
अपनी अलग अलग जो तहसीलें हैं उसमें जो बिजनेस करने वो करेंगे, आपके जो तहसील है उसमें जो बिजनेस का रोड मैप हमने बनाया वो बनाएंगे, लेकिन व्यवस्थापन में भी आप रहेंगे, आप सभी शामिल रहेंगे और अपने अपने कार्य के अनुसार, अपने परफॉर्मेंस के अनुसार आपकी वो जिम्मेदारी रहेगी। और इसी के साथ शुरुआत करेंगे एक नए तरह के काम कार्य की, एक नए तरह के सिस्टम की। अभी जो काम करने का तरीका होगा उसका सबसे इंपॉर्टेंट अगर प्रिंसिपल मूल मंत्र कोई होगा तो वो होगा डिसिप्लिन। अभी जो कोई कार्य की, जो बिजनेस की जो हम एग्जीक्यूशन करेंगे, मैक्सिमम चीजें, यानी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से लेके हमारे अकाउंट से लेके बिजनेस इंप्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन तक ये सभी चीजें मैक्सिमम आउटसोर्स करेंगे हम एफिशिएंट ऐसे कंपनियों के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिसमें एक्सपर्ट्स हो, प्रोफेशनल हो, और वो ऑब्जेक्टिवली इन चीजों को करें। हमारे अभी पर्सनल रिलेशन तो वैसे ही रहेंगे, हमेशा संबंध ऐसे ही रहेंगे, लेकिन जब बात काम की होगी, ऑर्गेनाइजेशन की होगी, तो ये आपका परफॉर्मेंस है जो ऑब्जेक्टिवली सबके सामने रहे, और इस परफॉर्मेंस से फिर हर एक पर्सन का, हर एक व्यक्ति की अपनी एक पोजीशन होगी। दोस्तों, हम सबको मिलके जो बिजनेस करना है, बहुत ही ट्रिमेंडस स्कोप है हमारे देश में। हमें हमारे इस काम से, बिजनेस से, ये जो तेल आधारित अर्थव्यवस्था, इसको नष्ट करके कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पे अपने देश को ही नहीं, इस पूरी दुनिया को लेके जाना है, क्योंकि वही एक तरीका है इस दुनिया को बचाने का, एक ग्लोबल वार्मिंग, एक क्लाइमेट चेंज, इसको रोकने का। और अभी ये जो नई अर्थव्यवस्था में हम इस दिशा में पूरी दुनिया को लेके जाने वाले हैं, इस नए पर्व में, इस नए अर्थव्यवस्था में भारत का जो पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ी ताकत भारत की अगर कुछ है तो वो है लोग। आज 142 करोड़ से भी ज्यादा लोग, 34 करोड़ से भी ज्यादा परिवार हमारे देश में रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बर्डन एजुकेटेड है, ये वो लोग हैं जो स्किल्ड है, ये वो लोग हैं जो खेती करना अच्छी तरह से जानते हैं, ये वो लोग हैं जो खेती के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री हो, फिशरीज हो, ये करना अच्छी तरह से जानते हैं। ये वो लोग हैं जो हैंडीक्राफ्ट को अच्छी तरह से जानते हैं। हैंडीक्राफ्ट के मामले में कोई दूसरा देश ही नहीं जो हमारे पास में, इनके लिए आयुर्वेदा एक संस्कृति है, और आयुर्वेदा के माध्यम से कई सारे प्रोडक्ट्स ये लोग तैयार कर सकते हैं। यानी ये वो लोग हैं जो मिलकर कई सारे संसाधनों का, कई सारे उत्पादनों का, वो लोग हैं, ये वो एजुकेटेड स्किल्ड लोग हैं कि जिनके साथ हम कई सारे प्रोडक्ट्स तैयार करके पूरी दुनिया को बेच सकते हैं। ये वो लोग हैं जो आने वाले दिनों में जिनके साथ मिलके एक बहुत बड़ा बिजनेस हम कर सकते हैं और करने वाले हैं। और अगर मैं फिजिकल रिसोर्स की बात करूं तो दुनिया में सबसे अमीर अगर कोई देश है तो अपना भारत देश है। वो देश जिसको भर भर के कुदरत ने दिया है। ये पिता जैसे हमारे हिमालय है, जिनकी गोद से जो नदियां की शुरुआत होती है, उन्होंने हर मिट्टी को सुजलाम सुफलाम किया है, सोने जैसी मिट्टी तैयार की है। आज हमारे देश में जितनी खेती है, जितना क्षेत्र है जहां खेती होती है, वो दुनिया में किसी के पास नहीं है, किसी देश में नहीं है। ये अमेरिका, चीन हमसे 3 गुना बड़े हैं, रशिया हमसे 5 गुना बड़ा है, लेकिन इन किसी भी देश में इतनी खेती नहीं है जितनी हमारे देश में है। किसी भी देश में रिवर का वो पैटर्न नहीं है, वो नेटवर्क नहीं है, इतनी सदी, इतना सारा पानी की उपलब्धि नहीं है जो भारत देश में है। इनफैक्ट अगर हम अपने समुद्र की भी बात करें, हमारे समुद्र में भी जो टेम्परेचर है, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, वो इस तरह है कि उसमें ऐसी प्लैंकटन वनस्पति का निर्माण होता है कि उसके ऊपर बहुत अच्छी मछली तैयार होती है, वन ऑफ द बेस्ट फिशरीज वहां तैयार होते हैं। तो इन सभी फिजिकल रिसोर्सेज को अगर हम ध्यान में रखें तो हम इतना बिजनेस कर सकते हैं आने वाली इस नए कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में कि हम बहुत आगे, यानी नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनने वाले। दोस्तों, सबसे पहले तो शुरुआत बात करते हैं ईंधन की। इस ईंधन के पीछे सभी लोग पड़े हुए हैं, और आज से नहीं, जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई है, ये ईंधन है जिसको लेके दुनिया में हर अर्थसत्ता ने, हर देश ने दुनिया के इस
इकोनॉमी पे कंट्रोल करने की कोशिश की है, और आज भी वो हो रहा है। 200 साल पहले जिसकी शुरुआत हुई, आज भी वही हो रहा है। रशिया वही कर रहा है, अमेरिका वही कर रहा है कि कैसे इस ईंधन के ऊपर हम कब्जा करें, कंट्रोल करें। दोस्तों, उनकी एक सोच है, उनकी एक सोच है कि आने वाले 20 25 30 सालों में ऐसे ऐसा ईंधन लगने वाला है और हमको ये सब करना है काम। लेकिन सच बात तो यह है कि जिस तरह से क्लाइमेट चेंज का खतरा बना हुआ है, जिस तरह से ये संकट हर दिन बढ़ता जा रहा है, ये हम ज्यादा देर कर ही नहीं सकते। अगर दुनिया को बचाना है तो हमें कंपलसरी इस ईंधन को बंद करके हमें अक्षय ऊर्जा पे जाना पड़ेगा। और अक्षय ऊर्जा या रिन्यूएबल एनर्जी, उसका एक ही सोर्स है, वो है खेती। ये सोलार एनर्जी, ये विंड एनर्जी, ये अक्षय ऊर्जा का साधन हो ही नहीं सकते, माध्यम हो ही नहीं सकते। अक्षय ऊर्जा का एक ही माध्यम है, वो है खेती, और उससे उससे निकले हुए ईंधन। तो हमें अगर आने वाले दिनों में इस दुनिया में 820 करोड़ इतने लोग रहते हैं, और कई सारे बिजनेसेस है, कई सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स है, और इन सबकी ऊर्जा की अलग अलग जरूरतें हैं। और हर तरह की जरूरत, चाहे वो घर की सामान्य बिजली से लेके इंडस्ट्रियल कमर्शियल, हर जरूरत को अगर पूरा करना है तो हमें तो सिर्फ ये दो प्रोजेक्ट्स के ऊपर ध्यान देना है, बस कुछ नहीं करना है दोस्तों। हमें सिर्फ एमकोल के प्रोजेक्ट लगाने हैं, एमकोल तैयार करना है, और एमसीएनजी प्रोजेक्ट करना है। इन दोनों प्रोजेक्ट से हम हर एक जरूरत पूरी दुनिया की पूरी कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं है, हमारे पास इतने रिसोर्सेस है, ऐसे लोग हैं कि हम पूरी दुनिया के लिए आने वाले दिनों में 25 से 30% इतना ईंधन तैयार करके बेचने वाले हैं, बेच सकते हैं और करने वाले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, आज पूरी दुनिया एक बहुत गहरे संकट में है, वो है कैंसर फार्मिंग के। दुनिया में सबसे बड़ा किलर, हर देश में सबसे बड़ा मनुष्य को मारने वाली कोई अगर बीमारी है तो वो बन गई है कैंसर। और सभी सभी तरह के देशों में, यानी वो डेवलप्ड देश हो, अमीर देश हो, गरीब देश, हर देश में आज कैंसर नंबर 1 बीमारी है जिससे सबसे ज्यादा लोग मर रहे हैं। और उसका एक ही कारण है, ये कैंसर की फार्मिंग, खेती। एक खेती करने के लिए ये जो तेल से निकला हुआ जो फर्टिलाइजर इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो वही कैंसर तैयार करता है। और अगर इसको रोकना है, कैंसर को रोकना है, तो कंपलसरी हमें पूरी दुनिया को ये केमिकल, ये कैंसर की जो खेती है वो बंद करके ऑर्गेनिक सस्टेनेबल खेती के ऊपर जाना पड़ेगा। और जब ये काम करेंगे तो लोग, दुनिया को जरूरत है फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। अगर हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का संसाधन या सोर्स अगर हमें हमारे आंखों के सामने देखें तो इमीडिएटली हमारे आंखों के सामने आते हैं गाय का गोबर, ऑफकोर्स वन ऑफ द बेस्ट वो फर्टिलाइजर है। लेकिन उतना ही नहीं, हर एनिमल का अगर आउटपुट अगर हम देखें तो एक फर्टिलाइजर है, चाहे वो केचुआ हो, चाहे वो मुर्गी हो या बकरा हो, इवन मनुष्य, हर वो जो आउटपुट है ना वो फर्टिलाइजर है। लेकिन जब बिजनेस की बात आती है, पूरी दुनिया को ये फर्टिलाइजर तैयार करके बेचने की बात आएगी ना, तो सबसे अच्छा फर्टिलाइजर जो दुनिया में वन ऑफ द एक सर्वोत्तम सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर में से एक है, वो है नेपियर ग्रास बेस्ड फर्टिलाइजर। नेपियर ग्रास में इतने अच्छे गुण होते हैं, इसलिए वो हम चारा करके इसका इस्तेमाल करते हैं, और उससे जो फर्टिलाइजर बनता है वो बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर होता है इस हमारी मिट्टी के लिए। और इसीलिए आने वाले दिनों में जो एमसीएनजी प्रोजेक्ट हम करेंगे ना, उसका सबसे प्रमुख जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट होगा फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर वो प्रोडक्ट होगा कि जिससे सबसे ज्यादा रेवेन्यू और प्रॉफिट हम सबको मिलने वाला है। गैस सेकेंडरी होने वाली है, इस सीएनजी की जो हम बात कर रहे हैं वो सेकेंडरी होने वाला है। आने वाले दिनों में इतनी ज्यादा जरूरत इस अच्छे फर्टिलाइजर की पूरी दुनिया को है, और हमारे देश में इतना पोटेंशियल है कि पूरी दुनिया को जितना फर्टिलाइजर लगता है 20 से 25% फर्टिलाइजर हम तैयार करके उनको दे सकते हैं। हमारे सभी एमसीएनजी प्रोजेक्ट इसमें काम करेंगे। और तीसरे, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स। आज हर चीज ये तेल से बन रही है, कंपलसरी इन चीजों को बंद करना पड़ेगा। कंपलसरी इन चीजों को कृषि आधारित चीजों के साथ रिप्लेस ही करना पड़ेगा, तभी जाके ये क्लाइमेट चेंज रुकेगा। अभी इसमें भी पूरी दुनिया के अंदर हम 20 से 25% इतना व्यापार, यानी इतने सारे प्रोडक्ट जो हो गए, उसमें हमारा इतना कंट्रीब्यूशन होने वाला है, इतना बिजनेस में हिस्सा होने वाला है भारत का। और उसके दो कारण है। देखो, सबसे पहला कारण है तो खेती, ऑफकोर्स हमारे पास सबसे ज्यादा खेती है, सबसे अच्छी स्किल्ड ऐसा मनुष्य का ह्यूमन रिसोर्स है। लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है, वो है ज्ञान
नॉलेज, कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस है, यानी प्लास्टिक के एप्लीकेशन है, रबड़ के एप्लीकेशन के, जो लोगों को पता ही नहीं कि इसको कैसे रिप्लेस करें उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में, उस पर्टिकुलर काम के लिए, बिजनेस के में। और ये नॉलेज, इसको रिप्लेस करने वाली जो प्रोडक्ट है, वो तैयार करेगा भारत, क्योंकि हमारे पास जो ज्ञान है वो है आयुर्वेदा। और इस आयुर्वेदा के अंदर सभी चीजों के, सभी अलग अलग चीजें हम तैयार कर सकते हैं, हम हमारी हर जरूरत को पूरा कर सकते हैं, ऐसी चीजें। एक पर्टिकुलर जो हमें प्रोडक्ट चाहिए या मटेरियल चाहिए, उसको जो भी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो सेम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे कौन से खेती में से, कौन से उत्पादन से निकलेंगे, ये आयुर्वेद में है। और ये बाकी किसी के पास नहीं है। कई सारे एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। ये सभी चीजें आज कॉस्मेटिक वगैरह जो कुछ बोल रही है, कुछ भी नहीं आयुर्वेदा के सामने। ऐसे दिन आने वाले हैं, 25% तक ये सभी प्रोडक्ट कल आने वाले दिनों में भारत तैयार करेगा और बेचेगा। और यही सब करने के लिए पूरे देश में हमें इस 5E मिशन सेंटर की शुरुआत करनी है। दोस्तों, आज जितनी आबादी है और जितने परिवार हमारे देश में रहते हैं, अगर 5,000 परिवारों के लिए हमने एक 5E मिशन सेंटर की शुरुआत की, तो हमें ऑलमोस्ट 70,000 इतने 5E मिशन सेंटर की शुरुआत करनी होगी। लेकिन अगर 2,000 परिवारों के लिए हमने 5E मिशन सेंटर की शुरुआत की, तो हमें 1,75,000 इतने सारे सेंटर्स बनाने होंगे। और ये वो सेंटर्स रहेंगे जो ये बिजनेस का काम करेंगे, ये वो सेंटर रहेंगे जो तब्दीली का काम करेंगे, जो तेल आधारित अर्थव्यवस्था को कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में तब्दील करेंगे, और उसके साथ साथ हमारे किसानों का, हमारे लोगों का, हमारी महिलाओं का सक्षमीकरण करेंगे। और आज एमसीएल परिवार में कितना पोटेंशियल है, जैसा राजेश जी ने कहा कि ऑफकोर्स उससे वही है, लेकिन अगर कम से कम भी हम पकड़े, एक कम से कम हम जितने हैं, जो हमारा घर है, जो हमारी संस्था हमने बनाई है, हमारे सभी एमवीपी, सभी एमएसएस, इनको मिलके जो सेंटर्स हम शुरू कर सकते हैं इमीडिएट लेवल पे, वो कम से कम 5,000 होंगे। और इतने सेंटर के साथ जब हम बिजनेस की शुरुआत करेंगे, तो दोस्तों इसका पोटेंशियल अगर आप देखेंगे ना, तो हर एक सेंटर के ऊपर कम से कम 5 करोड़ का टर्नओवर पहले साल में हम कर सकते हैं। कितना भी दुर्गम एरिया क्यों ना हो, उस दुर्गम एरिया में भी हम 5 करोड़ का बिजनेस वो कर सकते हैं कि जिसके लिए रॉ मटेरियल आज वहां किसान तैयार कर रहा है, जहां प्रोडक्ट आसानी से महिलाएं तैयार कर सकते हैं, और जो प्रोडक्ट आसानी से हम आज मार्केट में बेच सकते हैं। आज ऐसी परिस्थिति में हर सेंटर के ऊपर 5 करोड़ का व्यवसाय हम आसानी से कर सकते हैं। और कई सारे प्रोडक्ट्स है, कई सारे उत्पादन है, आज लोगों में अवेयरनेस भी बहुत ज्यादा है। तो हम इसको अगर सिस्टमेटिकली करें, तो हम इस 5,000 परिवारों से ले 5,000 सेंटर के ऊपर 25,000 करोड़ का टर्नओवर हम कर सकते हैं। 25,000 करोड़ का टर्नओवर करना और उसके आगे का करने वाली कंपनियां आज भी अगर हम देखें, एग्जिस्टिंग कंपनियां तो बहुत लिमिटेड है। यानी अभी ये जो फंडिंग की शुरुआत होगी, इस डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत होगी, उसके साथ जो बिजनेस हम करेंगे और जिस तरह से बिजनेस जिस दिशा में करने वाले हैं, जिस पर्पज के साथ करने वाले हैं, उसके बाद तो आप ऐसा समझिए कि फंडिंग सेकेंडरी होने वाली है, इतनी जरूरत है इन सब चीजों की। और यही सेंटर्स हमें 5,000 से लेके वो कम से कम 70,000 तक लेके जाने हैं। यही जो 5 करोड़ का टर्नओवर है, वो हमें 100 करोड़ तक लेके जाना है, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए लेके जाना है। और यही वो प्रोसेस होगा जिसमें हमारा देश दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनेगा। एमसीएल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हुआ है। एमसीएल अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था बनी, वो अलग बात है, लेकिन हम मिलके जिस उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, अपनी माँ के लिए, माँ को बचाने के लिए, वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। इस प्रोसेस में हम अपने देश को फिर से दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाएंगे, और मिलकर हम अपने देश को फिर से उस स्थान पर लेके जाएंगे जहां हमारा देश इस दुनिया का नेतृत्व करेगा, और उसकी शुरुआत अब होगी। जय हिंद, जय एमसीएल। थैंक यू डॉक्टर श्याम सर। नमस्कार। तो एमसीएल ने जब स्थापना की, यानी आज से 14 साल पहले 9 अगस्त 2012, तभी भी ये स्थापना हमने एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी की। बहुत कम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो उसकी स्थापना ही एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी करती है। पहले तो प्राइवेट लिमिटेड होती है, उसके बाद में कुछ सालों बाद में जब उनको आईपीओ जाना होता है, तब उसका जो कन्वर्शन है वो पब्लिक लिमिटेड में होता है।
सो द बेस इज जिसका फाउंडेशन ही सिर्फ लोगों के लिए हुआ हो, पब्लिक के लिए हुआ हो, और वो सोच आज भी कायम है और हमेशा कायम रहेगी कि एमसीएल इज डिवोटेड टू पीपल। जो आज 14 साल में एमसीएल ने असेट्स कमाए हैं, ब्रांड वैल्यू कमाई है, आईपीआर राइट्स कमाए और जितनी भी कुछ चीजें कमाई है, दैट होल बिलोंग्स टू द शेयर होल्डर्स ऑफ एमसीएल। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई भी बिजनेस की बात करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उतार चढ़ाव ये कायम रहता है। और फाइनेंशियल लॉस प्रॉफिट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनी बिजनेस। जिसमें अगर आप आज की टॉप कोई कंपनी या एप्पल भी ले ले, तो उसमें भी एक ऐसा सिचुएशन आया था जब एप्पल को शायद अपनी कंपनी में इतना लॉस था कि वो आगे ना बढ़ पाए, लेकिन उन्होंने उस पर सोल्यूशन निकला और वो आगे बढ़ी। आज एप्पल एक दुनिया की प्रोडक्ट कंपनी में नंबर 1 उसको कह सकते हैं। लेकिन एमसीएल एक सिर्फ कंपनी नहीं है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, और वो ऑर्गेनाइजेशन आज हम सबके लिए एक भावना बन चुकी है। हमारे लिए नहीं, हमारे से पूरे फैमिली के लिए भी वो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक भावना बन चुकी है। इसी के लिए हमारे सबकी वजह से भी हमारी जो ग्लोबल इन्वेस्टर टीम है वो भी हमें ऐसे मिली है कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी कोलैटरल, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी मैनेजमेंट, और वो हमारे कोई इक्विटी में भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो सिर्फ इंटरेस्टेड है अपने रिटर्न में जो वो पैसा लगाने वाली है और अपने बिजनेसेस में। तो कौन करेगा अभी आने वाले बिजनेसेस ऑफ एमसीएल? इसी के लिए एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस रहेगी जिसमें आप ही सभी लोग जो एमसीएल के साथ में आज तक जुड़े हैं और जिनके वजह से हम यहाँ तक पहुंचे, दे विल बी द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस बिजनेस कॉन्फ्रेंस। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक ब्रांड वैल्यू तब कमाती है जब वो एक सोच पे कायम रहे। तो वही एक सोच जो एमसीएल की है, डॉक्टर श्याम सर, मैं उसको धन्यवाद कहना चाहूंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं आज की जो स्टोरी टेलर है संगीता मैडम, उनको मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी। कैसे है कि कोई भी मिशन के लिए अगर कोई फैमिली में से एक आदमी जुड़ता है तो वो सिर्फ आदमी जुड़ता है, लेकिन अगर फैमिली में से किसी मिशन के लिए कोई महिला जुड़ती है तो पूरी फैमिली उस मिशन का पार्ट बनती है। सो आई वुड लाइक टू थैंक संगीता मैडम एंड होल कंधारे फैमिली। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई वुड लाइक टू थैंक टूडेज, थैंक यू मैडम। या थैंक यू, टुडेज को स्पीकर जो है राजेश सिंह जी। राजेश सिंह जी भले ही आज इस वेबिनार में एज ए को स्पीकर बात कर रहे थे, बट देन ही इज ऑलवेज द स्पोक पर्सन एंड स्पीकर ऑफ एमसीएल, जिन्होंने एमसीएल की जो प्रगति है उसके बारे में इन सभी सालों में बहुत अच्छे तरीके से सभी पब्लिक के यहाँ पे जो सोच है उसको पहुंचाई। इसमें जो है कि जंग तो हमेशा लड़नी पड़ती है, लेकिन जंग, कोई भी जंग हो, उसको किस सभ्यता के साथ में कहना चाहिए या लड़ना चाहिए, वो राजेश सिंह जी हमें बताते हैं। किसी भी मिशन के लिए कैसे समर्पित होना चाहिए वो हमें ये बताते हैं। इसीलिए जो एमसीएल का मैनेजमेंट रहेगा, ही विल बी द पार्ट एंड पार्सल ऑफ एमसीएल की रोल मैनेजमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई वुड लाइक टू थैंक दिग्विजय पटेल सर। दिग्विजय पटेल सर ही सिर्फ एमसीएल की फैमिली का हिस्सा नहीं है, उनकी पूरी फैमिली, उनके पिताजी, उनके भाई तब से एमसीएल को जानते हैं जब 2017 में हमारा छोटा सा ओल्ड ऑफिस था। तो उनको भी मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी कि इस सफर में वो कायम एमसीएल के साथ में खड़े हैं। आई वुड लाइक टू थैंक एमसीएल बैकएंड टीम फॉर दिस कंडक्टिंग वेबिनार, बट देन इसमें आज स्पेसिफिकली प्रियेश जी है, संताराम घेर जी है और आशीष जी है जिन्होंने ये वेबिनार कंडक्ट किया। सो सभी एमसीएल कोर फैमिली को मेरा एक बार फिर से शतशाह नमन। धन्यवाद। Thank you so much, Prachi ma'am. Thank you so much, Sangeeta ma'am, and thank you so much, Rajesh sir, and thank you so much, Dr. Sham Gulab sir. Thank you so much, consultant, senior consultant, MSS, MVP, channel partners, and all MCN backend team. Thank you very much. आप लोगों ने इतना साथ दिया है और आगे भी देते रहेंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। और साथ ही साथ हम कहते हैं ना कि कुछ चीजें रहती है हमारे पास और हम लड़ते रहते हैं अपनी इससे, तो उसमें क्या है कि जब तक हम बोलते हैं ना कि जब तक हम तपते नहीं है तब तक हम मजबूत बनते नहीं है। क्या होता है ना, ये सारा चीज जिंदगी का पार्ट है, समझ रहे हैं दोस्तों, ये जिंदगी है। अगर बोलते हैं ना कि अगर बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे, अगर उलझेगी नहीं तो सुलझेगी कैसे, ये मानना बहुत जरूरी है। बोलते हैं ना, किसी ने बहुत सुंदर लाइन कही कि इस दुनिया में आदमी को कोई गिरा ही नहीं सकता, ना जिसने चलना ठोकरों से ही सीखा है। कि मैं जानता हूं और ये भी हम सबको मानना बहुत जरूरी है कि ये भी तो एक जीत है ना, कि आज तक हम हार नहीं मानी। हाँ, माना कि सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से नहीं हो रहा है, लोग हमारा साथ छोड़ रहे हैं, हमारी इतनी मेहनत के बाद भी हमें आज तक रिजल्ट नहीं मिला, पर
जब हर उस दिन हम गिव अप कर सकते थे, करना आसान था हमारे लिए, बोलते ना कि तब हम सब ने एक ही चीज सोचा, बोलते ना कि हमने खुद से कहा, मैंने खुद से कहा, सब हर एक व्यक्ति ने खुद से कहा कि एक और ट्राई देते हैं, कल शायद सब कुछ बदल जाए। देखो दोस्तों क्या है ना, कभी कभी जीत सिर्फ ट्रॉफी नहीं होती है, बोलते हैं कभी कभी जीत ये भी होती है कि हम आज भी खड़े हैं, आज भी खड़े हैं दोस्तों, इतना याद रखिए, अगर आज हम खड़े हैं तो ये एक मकसद है, एक जोश है, एक जुनून है हमारे लिए, हमारे प्रति, हमारे किसानों के लिए, हमारे अपने सपनों के लिए। क्या हम अपनी मंजिल से बोलते हैं ना, तो हम अपनी मंजिल से ना थोड़ा सा दूर हैं, बस इतना सा दूर है, तो बस मेहनत करते रहो, क्योंकि वो दिन हम सबको मिलेगा, बोलते हैं ना वो दिन हमको सब कुछ मिलेगा जिस चीज के हम हकदार हैं। और कहते हैं ना श्याम सर, जब ये सारी फंडिंग का अरेंजमेंट आप कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, तो बहुत लोग आएंगे आपके पास और पूछेंगे, वो दिन आएगा भी सर, कि कहेंगे सर कैसे किया। तो सर एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, सिर्फ मुस्कुरा कर कह देना, रोज हारा हूं बस एक दिन जीतने के लिए। जी हाँ, और ये चाहता हूं कि ये हम सब, ये सिर्फ यहाँ पे मैं सिर्फ श्याम सर की बात नहीं कर रहा, हम सब भी तो यही है, अपने ग्राउंड वर्क पे हर चीजों को एकदम संभाल कर चल रहे हैं, लोगों को संभाल के चल रहे हैं। जी हाँ, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 2 लाइनों के माध्यम से ये वेबिनार को हम खत्म करेंगे। और जमाने में आए हो तो जीने का हुनर रखना, जमाने में आए हो तो जीने का हुनर रखना, दुश्मन से कोई खतरा नहीं है, अपनों पे नजर रखना, अपनों पे नजर रखना। तो दोस्तों लेता हूं आप सभी से विदा, मिलते हैं अगली शुक्रवार कुछ धमाकेदार न्यूज के साथ और धमाकेदार अपडेट्स के साथ। तो मिलते हैं अगले शुक्रवार ठीक 8 बजे सुबह। तब तक के लिए आप सभी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और यह घोषित करता हूं आज का वेबिनार यहीं समाप्त हुआ। जय हिंद, जय एमसीएल।